आगे बढ़ते हैं और आईटी सेक्टर को लेकर बहुत चिंता है दर्शकों में। आपने कुछ मैनेजमेंट से भी बात की नतीजों के आने के बाद। क्या आप कंसर्न है इस सेक्टर की परफॉर्मेंस को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं? कविता जी, एक ज़माना था 2003 में, 2005 में, 2008 में, 2012 तक कि इन्फोसिस को अगर जुकाम होता था तो पूरे शेयर बाज़ार को बुखार हो जाता था। इन्फोसिस ने प्रॉफिट वार्निंग दी। इन्फोसिस का स्टॉक तो धराशायी होता था। मिड कैप स्टॉक 40-50% धराशायी हो जाते थे। लोगों को लगता था इन्फोसिस जो बोलेगा वही एक प्रकार का सत्य वचन है पूरे सेक्टर के लिए। अब ऐसा नहीं है। इन्फोसिस के नतीजे ख़राब आए हैं। आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, मैं मानता हूँ, मगर आईटी सेक्टर के अंदर सब कंपनियों के अलग ही पैटर्न्स हैं। मैस्टेक के नंबर अच्छे आए हैं। HCL टेक की कमेंट्री बुरी नहीं थी। TCS ने माना धीमी गति से बिजनेस चल रहा है, मगर ये कोई बहुत खतरे की घंटी नहीं बजाई है। इन्फोसिस में मुझे लगता है कंपनी स्पेसिफिक या सिक्लिकलिटी फैक्टर आया है, जो उनका जो असेसमेंट था वो गलत हो गया है। कई कारण हैं उसके, साइकिल है, क्लाइंट कैंसिलेशंस हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होती है। तो मेरे को लगता है दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स वर एट प्ले। मगर आईटी सेक्टर के अंदर धीमापन है और रहेगा। ये बोलना कि अच्छे दिन कब आएंगे बहुत मुश्किल है। मगर क्या इस समय आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है 5 से 10% से ज़्यादा मंदी नहीं आनी चाहिए लार्ज कैप आईटी में। इन्फोसिस 10-20% ऊपर से गिर चुका है। 10% बिगनिंग ऑफ द वीक में गिरा था। अब क्या बेच करके बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा? नहीं। क्या खरीद के बहुत बेनिफिट मिलेगा? नहीं। 5% नीचे आता है तो लीजिए, नहीं तो 1-2 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने समझाया अभी कि बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक आ रहे हैं नतीजे और ओवरऑल पिक्चर इतनी बुरी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं निकुंज आपके मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक, जो इन तमाम आईटी कंपनी को एक दूसरे से अलग बना रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार मैच्योर हो रहा है, निवेशक भी मैच्योर हो रहा है। वो ब्लाइंडली बाजार के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसा आपने कहा कि चेरी पिकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। चेरी पिकिंग में ये कंपनियों के बारे में ऐसी कौन सी डिस्टिंग्विश्ड बातें हैं जो इनको इतना अलग बनाती है और इससे अलग अलग नतीजे भी हम देख रहे हैं? देखिए, मैनेजमेंट की रणनीति होती है, फोकस होता है किस सेक्टर्स में आप अपने आप को डिफ्रेंशिएटेड करना चाहते हैं, कंपटीशन से अलग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन के जैसा क्या कर रहे हैं। एक आईटी को एक प्रकार का मैं पॉन्ड बोलता हूँ, जो पॉन्ड एक्सपैंड कर रहा है। अब उस एक्सपैंड के अंदर सब मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि जो एग्जांपल्स लेते हैं, हम देखते हैं कि टेक महिंद्रा एक BFSI फोकस्ड कंपनी नहीं था। वो एक टेलीकॉम फोकस्ड कंपनी था। मैस्टेक का जो बिज़नेस है वो यूरोप और UK से बहुत ज़्यादा आता है। इंश्योरेंस में काफ़ी बड़ा फोकस था। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। विप्रो ने हिस्टोरिकली काफ़ी ग्रोथ करी है। HCL टेक IMD के बिज़नेस में ज़्यादा है। तो ये एक मैनेजमेंट कॉल होता है, एक डिफरेंशिएटेड फैक्टर होता है। मगर मैंने ओवर द इयर्स ये देखा है कि जब मैंने अपना करियर चालू करा था तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी उस समय लिस्टेड इन्फोसिस थी, फिर विप्रो, फिर HCL टेक। आज TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो और HCL टेक है। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो हर क्वार्टर चेंज होती है, मगर जो इंडिया की टॉप 4-5 कंपनी हैं वो पिछले 20 साल से नहीं बदली है। तो कुल मिलाकर के बड़ी कंपनीज़ में ही ध्यान रखना चाहिए। छोटी कंपनीज़ में आएंगे, छोटी कंपनीज़ के अंदर 8 out of 10 companies will fail to scale up. The 2 which will scale up will be very large. हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में LTTIS एंड LTS उन्होंने किस प्रकार का स्केल अप करा है, साइंड करके कंपनी ने किस प्रकार का स्केल अप करा है। मगर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि एकदम ढीली हो गई हैं। तो आईटी के अंदर मेरे हिसाब से जब आप सेक्टर एक कश्मकश से गुजरता है तो आपको लार्ज कैप आईटी पे नज़र रखना चाहिए। अब आईटी के क्षेत्र को अगर मैं छोड़ दूं, नतीजे आ रहे हैं, ऐसे कौन से और क्षेत्र के नतीजे हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ी कमजोरी दिखाई दे सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर नजर रखनी होगी, लेकिन नतीजे कमजोर रहेंगे? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, नतीजे कमज़ोर कहाँ पे हो सकते हैं? पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था? इन्फ्लेशन की कंसर्न थी। तो इन्फ्लेशन की कंसर्न किस कंपनी में सबसे ज़्यादा थी? तो वो उन सेक्टर्स में मुझे लगता है कि थोड़ी कंसर्न्स रहेगी। FMCG हो गया, ऑटो हो गया, जहाँ भी इन्फ्लेशन की वजह से कंसर्न थी और जहाँ भी रॉ मटेरियल के चैलेंजेस थे, मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ी समस्या रहेगी। मुझे ये भी लगता है कि बैंक्स के नतीजे अच्छे रहेंगे, मैं फॉरवर्ड गाइडेंस में हो सकता है थोड़ा धीमापन देखने को मिले। बेस आ रहा है, ब्याज दर बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी में कंसर्न्स आ रही हैं। कमोडिटी कंज्यूमर्स इन जनरल विल हैव अ प्रॉब्लम। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स लास्ट क्वार्टर दे वर इन अ गुड स्पॉट, तो उनका मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। मगर इस बार जो अर्निंग सीज़न है वो मुझे लगता है बड़ा एक टिपिकल अर्निंग सीज़न है, जहाँ पर आप सेक्टर स्पेसिफिक कॉल नहीं ले सकते हैं, कंपनी स्पेसिफिक लीजिए। जहाँ पर मुझे लगता है सेक्टरल रोटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मगर जो फॉरवर्ड कमेंट्री आएगी कंपनीज़ की वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिमांड और मार्जिन्स को लेकर के।
डिमांड की बात निकली है तो हमें हमारी जनसंख्या के बारे में बात करना होगा, जहां पर हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। अब ऐसे में प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन के होते हैं। सबसे पहले हम अच्छाई की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं खासतौर से डिमांड को लेकर। और जो डिमांड ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ बड़े शहरों में दिखाई दे रही है, छोटे मझोले शहरों में हर तरह की डिमांड दिखाई दे रही है, हर तरह के सेक्टर्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कहानी भारत के विकास के लिए कितनी मजबूत है? कविता जी देखिए, हाई पॉपुलेशन इज़ अ बूम एंड इट ऑल्सो बर्डन, दोनों से बात हो सकती है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो रही है हिंदुस्तान में, हम उस पर अगर नज़र देखें तो कई आंकड़े हैं जो हमें दिखाते हैं कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन में। एक